बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। मैं इस वक्त मीडिया टाउन रावलपिंडी में मौजूद हूं और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, तज्ज़ियाकार, कॉलम निगार मोहतरमा रुबाब ऐशा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बस अल्लाह का खैरियत शुक्र है। आप ठीक कैसे है? हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाए हैं। जी मैडम, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका पाकिस्तान के किस खूबसूरत इलाके से ताल्लुक़ है? मेरा जी रावलपिंडी से ताल्लुक़ है। आपकी पैदाइश भी यहीं की हुई? नहीं, मेरी यहाँ की पैदाइश नहीं है। जी, कहाँ की पैदाइश है आपकी? मेरी पैदाइश तो इंडिया की है कि मेरी जो फैमिली है 47 में यहाँ पे आए थे। उस वक्त आप कितनी थी? उस वक्त मैं जी 1.5 साल की थी। अच्छा अच्छा। तो इंडिया मुझे तो कुछ याद नहीं। बस दिल्ली में? नहीं जी, मेरठ है। मेरे वालिदैन ने जो मुझे बताया है। माशाल्लाह। बच्चे कितने हैं मैडम? 2 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, क्या नाम है उनके? बेटा है बड़ा, आफ्ताब जैदी उसका नाम है, और बेटी है उसके बाद नूरे महाम। अच्छा, माशाल्लाह। मैडम, आपने तालीम कहाँ तक और कहाँ से हासिल की? मैंने जी यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है पिंडी में, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया था। अमली ज़िंदगी का आगाज़ आपने कब, कहाँ, कैसे किया? असल में जब्बार इस तरह था कि मुझे जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी ना, उस वक्त ही मुझे थोड़ा थोड़ा लिखने का शौक़ था। जैसे कॉलेज मैगज़ीन में लिख लिया, और जंग अखबार यहाँ पे बहुत मकबूल था। जी जी बिल्कुल। उसमें मैं कभी कभी लिख के भेज देती थी। कॉलेज की एक्टिविटीज़ हो गई या कोई मसाइल होते थे ना हमारे स्टूडेंट के। जी जी। तो वो मुझे बड़ी हैरत सी होती थी, मैं खुद हैरान हो जाती थी। वो छाप देते थे कि जी मेरा छप रहा है। तो जब नाम आता अखबार में तो खुशी होती? बड़ी खुशी होती थी ना। उस वक्त तो ज़ाहिर है यंग एज में ही होता है कि ज़रा सा भी कर लिया। तो वो जंग अखबार में मैं उस वक्त लिख रही थी। अच्छा, मैं तो स्टूडेंट लाइफ से भी आप जर्नलिस्ट बन गई? उस वक्त मैं थोड़ा थोड़ा मैं लिख रही थी। एक और अखबार था यहाँ पे जिसे लोग भूल गए, तामीर अखबार था। बड़ा नाम है। अच्छा, फिर एक था कोहिस्तान। जी बिल्कुल। कोहिस्तान में भी मैं भेज देती थी, वहाँ पे भी छप जाते थे। अच्छा। तो वो फिर जब मैंने किया 66 में मैंने किया था ग्रेजुएशन। अच्छा। 1966 में। वेरी गुड। तो उसके फ़ौरन बाद मुझे किसी ने बताया कि जी जंग अखबार में जो ख़ातून थी ना, वो चली गई हैं। नसीमा मज़हर नाम था उनका, जो ख़वातीन का पेज करती थी। जी जी जी। तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ। पहले मैंने अपने वालिद से पूछा। ये मेरे लिए हमेशा से, ये मैंने एक दफ़ा और फोरम पे भी कहा था कि ये बड़ी खुशकिस्मती रही है कि हमारा घराना जो था ना वो उस तरह का नहीं था कि जो लड़कियों को तालीम नहीं देनी। जी जी जी, या लड़कियाँ काम नहीं कर सकती। तो हालांकि उस वक्त ये बहुत मायूब समझा जाता था कि लड़कियां जो है, कोई लड़की जो है वो मर्दों के साथ काम कर रही है, मर्दों के ऑफिस में काम, मतलब मखलूत माहौल में। जी, मखलूत माहौल। जी जी जी। तो वो जब जंग अखबार में मैं गई हूँ, इंटरव्यू वगैरह मैंने दिया, और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने ज़ाहिर है पहले मैंने अपने वालिद से इजाज़त ली थी ना। उससे तो शादी नहीं हुई थी मेरी। जी जी। तो इस तरह मैं फिर जंग अखबार मैंने ज्वाइन किया। कब तक आप जंग में रही मैडम? मैं जी वहाँ से हुई हूँ 91 में रिटायर हुई हूँ। 25 साल मैंने जंग में काम किया। उसके बाद ना मैंने नवाए वक्त में आ गई थी। नवाए वक्त में आपने हमारे साथ काम किया? बहुत अच्छा वक्त गुजरा माशाल्लाह। वहाँ पे भी 18-19 साल काम किया। अच्छा मैडम, इतना तवील अरसा माशाल्लाह आप जर्नलिस्ट ही होता है मैडम, रोज रिटायर नहीं होता। हाँ जी जी। तो आप भी माशाल्लाह लिखती रहती हैं। किन किन शख्सियात मेन जो हैं आप उनके इंटरव्यूज़ कर चुकी हैं? असल में आपको भी पता है अखबारों में होता है, एक बीट होती है जी। क्या आपने किस पे, उस पे मैगजीन सेक्शन में भी बीट, हर सेक्शन में बीट होती है। हर एक बीट होती है ना, हर एक की। तो मुझे क्योंकि वो दिया गया था, ख़वातीन का पेज था मेरे पास, तो नवाए वक्त में भी आप ख़वातीन का पेज करती थी? तो ज़्यादातर ये होता था कि जो ख़वातीन के जो होते थे ना इंटरव्यू, वो ज़्यादातर मैं करती थी। लेकिन जो मैं बहुत ज़्यादा जिनसे मसलन नुसरत भुट्टो का मैंने इंटरव्यू किया। वेरी गुड। ठीक है। तो जो उस इंटरव्यू की कोई ख़ास बात, क्योंकि उस वक्त का इंटरव्यू अब अखबारात में तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी कोई ख़ास बात हमें
मुझे उनकी किसी बात ने आपको मुतासर किया? मुझे ये फील होता था कि जैसे उनको उस वक्त मुझे ये लगता था कि जो आम लोग हैं या जो आम ख़वातीन हैं जिनमें वो जाती थी मतलब अपनी तकरीर करने या फंक्शन वगैरह में, तो मुझे लगता था जैसे बड़ी कंसर्न है कि हमारे मुल्क में जो गुर्बत है और जो ख़वातीन में ख़ास तौर से जो ख़वातीन के मसाइल हैं, एक ख़ास चीज़ जो थी वो ये थी बहबूद आबादी का जो था ना मसला के ख़वातीन जो उनकी सेहत का मसला है कि जब वो इतने ज़्यादा उनके बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी सेहत मनसूबाबंदी, हाँ मनसूबाबंदी कह लें या ये कह लें कि औरतें अपनी सेहत पे तवज्जो नहीं देती। ज़ाहिर है बच्चे जितने ज़्यादा होते हैं ये तो शायद आपको भी पता होगा, उतने ही औरत की सेहत मुतासिर होती है ना, तो ये चीज़ मुझे उनमें लगती थी। अच्छा, इसके अलावा एक खातून थी वो श्रीलंका की थी, बिंद्रा नाइके। अच्छा जी, वो वहाँ की उनका मैंने इंटरव्यू किया। क्या थी वो? मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ही थी शायद। अच्छा जी, अच्छा, मुझे सही याद नहीं है। कैसा लगा फिर? आप वो कीजिएगा। अच्छा लगता था, मतलब उस वक्त अच्छा, या जैसे असेंबली की जितनी भी मेंबर ख़वातीन होती थी उनके हम इंटरव्यू करते थे। तो ऐसे बेशुमार ख़वातीन अब तो इस वक्त जहन में भी नहीं आ रहा। मतलब ये कि जो भी उस वक्त लोग होते थे। इसके अलावा जो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, अब मुझे याद आ रहा है कि अदब जो था ना, उर्दू अदब, जी जी जी, वो मैं बहुत पढ़ती थी। अफसाने हो गए, नावल हो गए, शायरी हो गई। तो जो शोरा ख़वातीन थी ना, जैसे अदा जाफरी थी, परवीन फना सैयद थी, और जो इस्लामाबाद उसमें शबनम शकील थी, इस्लामाबाद और दिल्ली में जो लोग रहते थे ना, राबिया नेहा थी, एक राबिया फ़करी थी। इन लोगों के सब के, वो तो शायद मेरे पास कहीं पढ़े हुए भी हैं, इनके सब के मैंने इंटरव्यू, जो भी अदबी शख्सियात थी ना ख़वातीन। परवीन शाकिर का भी इंटरव्यू किया? परवीन शाकिर का नहीं किया, उस वक्त मैं नहीं थी। अच्छा अच्छा जी, तो मैडम पुरानी बातें जी, पुरानी यादें, बड़ी हसीन यादें। और कुछ तो ऐसी हो गई थी, जैसे परवीन फना सैयद एक बहुत मशहूर शायरा थी, उनसे मेरी बड़ी दोस्ती हो गई थी। फिर उनके घर आना जाना, वो मेरे घर आती थी। उनसे भी मैं बहुत मुतासिर थी। मैडम, आपने 1965 की जंग जी जी देखी, उसका कोई यादगार वाक़या? हाँ, उसका याद, ज़ाहिर है वो तो उससे तो हम स्टूडेंट थे। मैं बीए में पढ़ रही थी, सन 65 में ना, 3rd ईयर में थी मैं। जी जी। तो एक तो ये कि खौफ बहुत था। अच्छा। पहली दफ़ा देखा था रात को, आपको पता है वो होता था ब्लैकआउट। ब्लैकआउट का ये मतलब होता है कि कहीं कोई रोशनी, बिल्कुल सारा अंधेरा हो। अच्छा। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान था ना कि आपने रात को कोई बत्ती नहीं जलानी अंदर भी, क्योंकि मेरे बुजुर्ग भी मैडम बताते हैं उधर गांव में भी ना ऐसा ही होता था कि बस जनाब चिराग गुल कर दें, बत्तियां बुझा दें। बिजली का तो गांव में इतना नहीं था। फिर उन्होंने कहा था कि अगर आपने, जैसे अगर आपने मोमबत्ती भी जलानी है ना रात को, या लैलटेन होती थी उस वक्त, तो आप अपने शीशों पे ना वो लगा लें, काले कागज़ लगा लें, ताकि रोशनी जो है ना बाहर ना आए। अच्छा अच्छा। या टॉर्च तक अगर जलानी है ना, जैसे रात को आप उठ रहे हैं, वॉशरूम जाना है या कुछ, तो ज़ाहिर लाइट की तो आपको ज़रूरत है ना, लेकिन आप, हमने सारा वो लगाया हुआ था। उसमें होता ये था कि रात को ना जब जहाज़ आते थे ना इंडिया के, तो वो एक सायरन बजते थे। इंडिया के जहाज़ इधर पिंडी में आ जाते थे? हाँ जी, हाँ, एयरपोर्ट था ना पिंडी, इस्लामाबाद। एयरपोर्ट तो हमारा था ना मैडम? हमारा एयरपोर्ट था ना, वो गिराने के लिए, बमबारी करने के लिए। अच्छा अच्छा, आते फिर वापस चले जाते थे? वापस चले जाते थे। अच्छा, वो बल्कि ये हुआ था कि उन्होंने यहाँ वो समझ के ये किया था कि एयरपोर्ट का निशाना बना के, एक दफ़ा उन्होंने बमबारी की थी ना, लोग मरे भी थे, लेकिन वो गिर गए थे, उनका ख़ता हुआ। निशाना था वो, ये समझिए एयरपोर्ट है। वो सुना ये है कि वहाँ पे किसी घर में कोई हल्की सी लाइट जो थी ना, वो जहाज़ ने ऊपर से देखी, और उसने कहा शायद ये एयरपोर्ट की जो नीचे जल नहीं रही होती हैं लाइटें, वहाँ पे रनवे पे कोई लाइट है। हाँ। तो जब उन्होंने डाला तो वो तो ये इधर सादकाबाद की तरफ गिरे थे ना। अच्छा। पिंडी में। तो वहाँ तो लोगों की कई लोग घरों पे गिरे थे और वो डेथ्स भी हुई थी। और
इस तरह वो आते थे ना, वो असल में एयरपोर्ट के को निशाना बनाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको तबाह करना चाहते थे ताकि इनके जहाज उड़े ही ना, तो हमारा मुकाबला कैसे करेंगे। मैडम ये हैरानी वाली बात है कि सरहदों पे जो हमारी फोर्स मौजूद थी वो जहाज अंदर कैसे आ जाते थे? नहीं, वो रोकते थे। अब ये मुझे नहीं पता है, तो उनके फौजी वो होगा। अच्छा मैडम, उस दौर में रिपोर्टिंग जो थी जी, वो आज की रिपोर्टिंग और उस दौर की रिपोर्टिंग में क्या फ़र्क समझती हैं? हाँ। जंग के माहौल में? अच्छा, जंग के माहौल में मैं उस वक्त रिपोर्टर नहीं थी। हाँ। लेकिन जो रिपोर्टर्स आते होंगे, बताते होंगे। उस वक्त मैं रिपोर्टर नहीं थी, लेकिन हाँ, अगर आप जब मैं आप तो जर्नलिज्म में बाद काम में कर रही थी ना, उस वक्त अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगी कि बहुत फ़र्क था। 71 की जंग, हाँ 71 की जंग याद है। हाँ, उसमें रिपोर्टिंग का मौका मिला। हाँ उस पे कोई बिल्कुल उसका कोई यादगार वाकया? हाँ, लेकिन 71 की जंग जो लड़ी गई थी ना, वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। यहाँ पे उसके असरात इतने नहीं थे, क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान में लड़ी जा रही थी ना। जी 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 जी। यहाँ पे तो ये था कि जैसे कहते हैं, ये कहा गया था कि सामान जमा करें, इमदादी सामान वहाँ फौजियों को पहुँचाना है, गर्म कपड़े ये वो। अच्छा। तो लोग जो थे और मुख्तलिफ इदारे जो थे वहाँ फिर हम जाते थे, देखते थे क्या क्या सामान जमा हो रहा है, उसकी हम रिपोर्टिंग करते थे। इस तरह होता। मैडम, प्रिंट मीडिया में आपने सारी ज़िंदगी काम किया, अभी तक माशाल्लाह आप लिख रही हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ कोई रुझान नहीं किया? हाँ नहीं, उस सोचा नहीं इलेक्ट्रॉनिक ज़मीर, मतलब आपने अच्छा नहीं समझा या वैसे इत्तेफाक नहीं हुआ? अच्छा, वो इत्तेफाक की बात है। अच्छा अच्छा। जो एक दफ़ा चांस बना था पीटीवी में जाने का ना। अच्छा। लेकिन मैं उस वक्त जंग में थी, क्योंकि और उस वक्त मुझे ये लगा कि क्योंकि एक लड़की के लिए एक आप माहौल में एडजस्ट हो गए हैं, अब आप नए माहौल में जाएंगे तो वहाँ पे शायद दिक्कत होगी, इसलिए मैंने फिर रिफ्यूज़ कर दिया। अच्छा। और दूसरी ये कि हमारी जो फैमिली है, या ये कह लें कि हम उर्दू स्पीकिंग लोग हैं ना। जी 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 जी। हमारे यहाँ लड़कियों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। हाँ हाँ। दूसरे जगह पे तो लड़कों को दी जाती है ना। हमारे यहाँ जो होता है ना, जो अगर जो बड़ी बहन है या बड़ी या फुप्पो है या खाला है बड़ी, तो मेरी बहुत अहमियत थी घर में। और मेरे वालिद जो थे मुझसे बहुत ज़्यादा क्या नाम था वालिद मोहतरम का? अकील अहमद। अच्छा मैडम, जंग अखबार में आपने काम किया, फिर नवाए वक्त में हमारी साथी रही हैं, बड़ी हम आपसे हमने रहनुमाई भी ली। क्या फ़र्क महसूस करती हैं आप नवाए वक्त में और जंग में? जंग में और नवाए वक्त में वहाँ ज़्यादा मज़ा आया नवाए वक्त में या जंग में? पता है क्या बात है, आप सही कह रहे हैं। जंग में भी बहुत अच्छे लोग थे और नवाए वक्त में बहुत थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने इतने साल जंग में रहने के बाद भी जब मैं नवाए वक्त में, तो मैंने वहाँ ज़्यादा सीखा। अच्छा जी। तो उसकी मतलब वहाँ लोग सिखाने वाले थे या क्या आपने काम का मौका ज़्यादा मिला? तो यहाँ हाँ, काम का मौका भी ज़्यादा मिला, क्योंकि मैंने वहाँ जंग में ज़्यादातर ख़वातीन का ही पेज किया, लेकिन नवाए वक्त में आके मैंने कॉलम भी लिखे कि कुछ चीज़ें ऐसी थी। यहाँ पे मैं एक मेरे जो उस वक्त मैगज़ीन कर रहे थे, जाजिब सुहेल उनका नाम था ना, तो उन्होंने ना मतलब छोटा सा वाक़या है कि जब एक दफ़ा मुझसे कोई चीज़ गलत, एक सुर्खी जो थी ना, शुरू में मैं आई थी, तो वो गलत छप गई थी। गलत इस तरह छप गई थी कि एक नुक्ता जो था ना वो नहीं प्रिंट हुआ। अच्छा। हाँ, तो मुझे बुला लिया उन्होंने, एडिटर साहब ने। तो प्रूफ रीडर की गलती होती है मैडम। हाँ, उन्होंने बुला लिया, लेकिन कापी मेरी थी ना। हाँ। कापी मेरी थी, मैंने खड़े होके पेस्ट करवाई थी। उस वक्त पेस्टिंग हो रही थी ना। जी जी। ये उस वक्त तो मैडम हाँ, तो हाथ से भी लिखा करते थे। हाथ से लिखा हुआ था ना, तो वो उसमें एक नुक्ता नहीं लगा था, तो गुंचा था ना, तो ऊंचा छुप गया था। अच्छा। ये मुझे अभी तक याद है, गुंचा का उसका जो नुक्ता ऊपर का था ना, गहन का, वो नहीं था। अच्छा, वो तो एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। कहते नाम ले लेती हूँ, तारिक वारसी साहब ने बुलाया, तो कहते हैं वो आपको वो ना दे दें एक लेटर। अच्छा, आपको लेटर। अच्छा। तो मैंने कहा, मैंने ये जो आप कह रहे हैं ना कि मेरी तो कोई गलती नहीं भाई, ये तो जिसने लिखा है उसकी गलती है। तो फाइनल एडिटर भी चेक करता है। हाँ, मेरी उनसे अच्छी भली जिसे होता है ना, तू तो मैं हुई, तो मैंने कहा जी आप इस तरह करें, ये रखें आपकी नौकरी और मैं आप काम नहीं करूँगी ना।
अच्छा अच्छा, हाँ, इतनी मैंने ये तलखी कहा, हो गई। इतनी तलखी होगी। तो खैर मैं जब वापस आई अपने कमरे में तो जाजिब साहब को बताया, तो जाजिब साहब मुझसे कहने लगे, देखें बीबी बात ही होती है कि ये जो है ना, ये आप हमेशा याद रखें, कापी आपकी है ना तो जिम्मेदारी आपकी है। आपने ठीक है, उसने गलत किया, आपने चेक नहीं किया। चेक कर लेती ना आप, मतलब प्रिंट प्रेस में जाने से पहले तो नुक्ता लग जाता, नुक्ता लग जाता ना। तो अभी जब अगर गलती हो जाए ना कभी भी तो बहस नहीं करनी होती, गलती को मान लेना और आप गलती को मान लें और उसके बाद ना उनसे सॉरी कर लें। तो वो खैर वो उन्होंने मुझे फारिग तो ना किया, लेकिन मैं हालांकि कह के आई थी। तो लेकिन मैंने उसके बाद ये सीखा था सही कि वो कहते हैं आप अगर ये कह देती ना कि हाँ मुझसे गलती हो गया, आइंदा मैं एहतियात करूँगी, ठीक है, तो बात ख़त्म हो जाती। बात खत्म हो जाती, बिल्कुल ठीक है। मैडम जंग में भी कभी ऐसा हुआ? हाँ जी, लेकिन जंग में थोड़ा सा ये फ़र्क था कि वहाँ पे होती थी गलतियाँ, क्यों नहीं होती, इंसान है ना, गलतियाँ हर जगह होती हाँ, हैं। लेकिन वहाँ पे ना इस तरह आमने सामने बुला के कभी नहीं कहा जाता था। अच्छा, होता ये था वहाँ पे कि एक वो लिख के भेज देते थे, क्यों ना आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई, क्योंकि आप जो भी काम करें ना, जी जो भी काम करें वो दयानतदारी से करें। जी बिल्कुल, दयानतदारी से करें, चाहे आज का जर्नलिस्ट है या पहले का जर्नलिस्ट है। मुझे फ़ील होता है, शायद मैं गलत हूँ, कि पहले बहुत मतलब ईमानदारी से और ज़्यादातर लोग। मैडम एक सुर्खी बहुत आज तक भी चल रही है, अखबारात में छपी, उधर तुम इधर हम, ये हाँ, किसने बनाई थी सुर्खी? ये मुझे नहीं पता। ये हमें मालूम है अब्बास अतहर ने ये सुर्खी बनाई थी। कौन से बहुत हो गए, नवाब वक्त में थे, कॉलम लिखते थे। हाँ, ये अब्बास अतहर सन 71 की जंग में बनी थी ना, कि मशरिक़ी पाकिस्तान में उसका ये था कि उधर तुम इधर हम। वो ये कहते थे कि जी भुट्टो साहब ने जुमला कहा था, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, ये जुमला उन्होंने नहीं बोला था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैंने खुद पढ़ा है इस पे। ये भुट्टो उन्होंने खुद भी वजाहत की थी? ये मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा। ये मुझे पता है कि इस तरह नहीं बोला था उन्होंने कि उधर तुम इधर हम। कौन कसूरवार था? कसूरवार का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो इलेक्शन हुए थे ना और जो मेजॉरिटी उनकी, मैं तो ये समझती हूँ उनको दे देना चाहिए था। बांग्लादेश बिल्कुल, मुजीबुर रहमान की पार्टी जीती थी ना, बांग्लादेश तो बाद में बना ना। जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान था। जो पार्टी जीती थी उनको दे देना चाहिए था, में आई थी उसको दे देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इंसाफ किया जाए, वही बात, ईमानदारी और इंसाफ होता तो ये उनको दे दिया जाता। हाँ, और अभी आपको पता है कि बांग्लादेश हमसे कितना आगे है। जी, आगे जा रहा है, तरक्की कर ली, कितनी उन्होंने तरक्की कर ली, हम कहाँ खड़े हैं। अच्छा मैडम, हमारे मतलब सारी इसमें नेमतें हैं मुल्क में, हाँ। तो हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा? अब तक क्यों नहीं तरक्की कर रहा? चाइना हमारे बाद में आया, तो मुल्क कैसे आगे बढ़ सकते हैं? सीधी बात है ना, ये तो कोई ऐसी अनहोनी बात ही नहीं है कि सब अपने अपने मफादात में उलझे हुए हैं ना। मुल्क के बारे में कौन जो भी आ रहा है, मैं किसी सियासतदान का नाम नहीं लेंगी, लेना चाहती, कि जो भी आता है उसने अपनी जेबें भरी हैं ना। मुल्क से किसे दिलचस्पी है और कौन इसे ठीक करना चाहता है? ऐसे तो नहीं हुआ ना। मैडम, कभी आपको कोई भारी रकम की ऑफर हुई हो कि हमारा पेज छापें और हमारी हक में खबर लगाएंगे, ऐसा वाकया हुआ हो कभी? बहुत दफ़ा हुआ है। फिर आप कबूल कर लेती थी? नहीं, मैं इस पे बड़ा मतलब मुझे खैर फ़ख्र तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप यकीन करें, शायद आप कर लेंगे कि मैंने कभी किसी की कोई ऑफ़र नहीं ली, कभी कबूल नहीं की, कभी। अच्छा अच्छा जी, बड़ी मुझे कई दफ़ा ऑफ़र हुई हैं, मतलब जैसे होता है ना कि आप फलाने का इंटरव्यू कर दें। मैं एक खातून को तो मैंने कह दिया था, फिर मैं करूँगी नहीं अगर आप ये करेंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो मैंने नहीं की। ये असल में पता है क्या बात है, ये जो चीज़ है ना कि आप कितने ईमानदार होते हैं और आप किसी से कोई अपना जो ओहदा है, ये जो आपका काम है, उससे आप क्या फ़ायदा उठाते हैं, नाजायज़ फ़ायदा। ये फ़ायदा तो हमारा बनता है ना कि हमें तनख्वाह लेते हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा जो नाजायज़ फ़ायदा है, गलत या किसी को ब्लैकमेल करके आप कुछ लेते हैं, मैं इन चीज़ों के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। और असल जो जड़ है ना हमारे मुल्क की तबाही की, वो यही है, यही है। मैंने कभी किसी से कभी कोई ऑफ़र कबूल नहीं की। अच्छा मैडम जी,
हर मुआशरे में, हर मुल्क में, हर तबके में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो ये सुना है कि सियासतदान जो है ना वो साफ़ियों को ख़रीद लेते हैं और उनको पैसे देते हैं, अपने हक में प्रोग्राम करवाते हैं, कॉलम लिखवा, ऐसा होता है मैडम? बिल्कुल होता है। जिस दौर में हमने शुरू किया था जी जी, उस वक्त ना ये रिश्वत और ये जो लिफाफा जर्नलिज्म जो कहते हैं ये नहीं था, बहुत कम था। शायद कोई इक्का दुक्का करता होगा। अच्छा मैडम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मतलब जब उनको फांसी दी गई जी, ये खबर आपके ख्याल में किसने ब्रेक की थी? ये नहीं मुझे याद। ये देखें इतनी पुरानी बातें हैं और अच्छा, आपको पता है किसने ब्रेक की थी? जी, मेरे इल्म के मुताबिक हम चूँकि नवाए वक्त में इकट्ठे रहे हैं, हाँ, तो शेख इकराम साहब ने कहा था कि ये खबर मैंने ब्रेक की है। नहीं तो मैं तो सच नहीं थी ना नवाए वक्त में। नहीं, अच्छा उस वक्त तो आप जंग में थी, लेकिन खबर तो ये छपी ना हाँ कि छपी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। हाँ तो ये खबर शेख इकराम साहब कहते हैं कि उन्होंने हाँ, हो ब्रेक की सकता थी। है, हो सकता है। आज से 50 साल पहले जर्नलिज्म और आज के जर्नलिज्म में क्या फ़र्क समझती हैं आप? हाँ, जबार बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसलिए कि ज़ाहिर है उस जो आजकल के उनको जर्नलिस्टों को सहूलियात हासिल है ना और आसानियाँ हैं, वो नहीं थी। सारा काम हमें एक तो हाथ से करना पड़ता था, पूरा अखबार हाथ से लिखा जाता था। तो मैडम बड़े लोग होते होंगे लिखने वाले? फिर बहुत, एक पूरा जो कमरा था ना जंग अखबार का, तो मेरा ख्याल है 40 कातिब थे। अच्छा, जो वो लिखते थे, मतलब वो छोटा छोटा बैठ के लिख रहे हैं, फिर वो उतने फिर प्रूफ रीडर्स होते थे। अच्छा अच्छा, वो पढ़ते थे, वो गलतियां निकालते थे। एक तो ये फ़र्क था। तो दूसरे फिर वो दोबारा उनको मिटा के लिखना पड़ता हाँ, होता होगा? बिल्कुल बिल्कुल। मैडम बड़ा टाइम लगता होगा। अगर वो कोई चीज़ ख़राब है ना तो उसे वो दोबारा लिखेंगे। एक तो ये है। दूसरी बात ये थी कि अब आप जैसे आजकल तो ये है ना कि वहाँ से वो आपको तस्वीरें भेज देंगे। फर्स्ट करें कराची में कोई हो गया हादसा तो वो आपको तस्वीरें, अब यहाँ इस्लामाबाद में कोई हादसा हो गया तो ये करेंगे जी, फ़ोटोग्राफ़र जाएगा, जल्दी जल्दी तस्वीरें बनाएगा, फिर वो पता करेगा। क्योंकि जंग अखबार सिर्फ यहाँ से पिंडी से तो नहीं निकल रहा था ना, कराची में भी था। तो अब वो कराची के लिए एक पैकेट बनाया जाता था और फिर जहाज़ का पता किया जाता था किस वक्त फ़्लाइट जा रही है। तो एक आदमी जो है ना वो लेके ना एयरपोर्ट पे जाता था वो पैकेट, और वो वहाँ पहुँचती थी खबर भी। और वो खबर तो फ़ोन पे लिख लेते होंगे? खबर तो फ़ोन पे फिर लिख ली ना, लेकिन तस्वीर का क्या होता था? तस्वीरें जो है ना हाँ? वो इस तरह नहीं जा सकती थी। अच्छा, वो तस्वीरें बाकायदा प्रिंट बना के, उसका पैकेट बना के, और जहाज़ जो भी जा रही है ना फ़्लाइट, उस पर फ़ौरन दी और वहाँ बता दिया जी उस फलानी फ़्लाइट पे भेजिए। तो वो वहाँ से एक आदमी आएगा, वो लेगा और फिर वो, ताकि सुबह जो है ना वो तस्वीर छप जाए। तो ये बहुत थी। मैडम एक वाकया रात को 9 बजे होता था, हाँ, अखबार सुबह आना है, हाँ, तो वो तस्वीर तो नहीं छप सकती होगी फिर उस दौर में? नहीं छप सकती, लेकिन अगले दिन छप जाती थी फिर? नहीं, हाँ, अगले दिन छप जाती थी। हाँ, वो उस समय नहीं छप सकती थी। अगर दिन में कोई हो गया ना, अच्छा, फिर ये होता था कि अगर कोई फंक्शन हो रहा है या कोई हादसा हो गया है, अगर हमारे मतलब राजा बाज़ार में एक दफ़ा ये हुआ था, शबरात के दिनों में ना वो फट गई जहाँ ये पटाखे वगैरह बन रहे थे कोई, तो वहाँ काफ़ी लोग मर गए ये वो। तो मैं भी गई थी वहाँ एक दफ़ा वो करने के लिए। आग लग गई थी ना, तो कई घरों में आग लग गई थी रिपोर्टिंग करने के लिए, तो खुद जाना पड़ता था रिपोर्टिंग करने। ये नहीं है कि हम किसी से कहें। उस वक्त फैक्स भी नहीं थी, ईमेल ही नहीं था? नहीं, फैक्स थी। अच्छा, फैक्स उस दौर में थी? फैक्स था। तो अब ये होता था ना कि जैसे अब तो ये होता है ना कि मसलन आप गए में मैं नहीं गई, तो मैं आपको कह दूंगी भाई मुझे ना ईमेल कर देना, अब तुम तो जा रहे हो ना, तो मुझे ज़रा ईमेल, अगर दोस्ती है। तो आजकल तो ये हो जाता है ना, लेकिन वहाँ हर रिपोर्टर को ना अपने पर्सनल स्पॉट रिपोर्टिंग करना पड़ता है, प्रेजेंस अपनी होनी होती थी। वहीं पे जाके आप लेंगे मालूमात, जो भी जिस तरह भी लेंगे। तो मैडम फिर मेरे ख्याल में तो आज की रिपोर्टिंग बहुत आसान है। आज की आसान है। और एक और बात है कि उस ज़माने में लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि लोग इसके आदी नहीं थे लड़कियों को देखने के। और जब मजमा है, मतलब सारे रिपोर्टर, ज़्यादा रिपोर्टर तो मेल आए हुए हैं, मतलब मर्द आए हुए हैं मुख्तलिफ अखबारात से, और उनमें 1 या 2 लड़कियाँ हैं।
तो वो भी बहुत मुश्किल था। लोग अजीब तरह सोचते थे लड़कियों के बारे में। अच्छा, ये साफ़ी लड़की आई है जी। हाँ, ये जी साफ़ी पता नहीं कैसी है, क्या है। अच्छा, ये भी नेगेटिव सोच रखते थे। मतलब वो हमारे साथी नहीं, मतलब जो इर्द गिर्द जमा हो गए, जी मतलब जी, कोई हादसा हुआ है, अवाम मोस्टली जो अवाम है। जी ख़वातीन व हज़रात, मैडम रुबाब ऐशा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनके साथ बड़ी तफसील से बात हुई। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।